स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का यह 8th लेक्चर है और हम स्टार्ट करते हैं एक डेफिनेशन से। एक उपसमूह का प्रसामान्यक, नॉर्मलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप। मान लेते हैं जी कोई समूह है, कोई ग्रुप है और एच जो है वो जी का एक उपसमूह है। इट इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तब ये जो एन ऑफ एच होगा इसे ही हम एच का प्रसामान्यक या नॉर्मलाइजर ऑफ एच कहेंगे। कब? जब एन ऑफ एच इक्वल टू इट इज अ कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स एच इक्वल टू एच एक्स हो, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। या हम ये कह सकते हैं एक्स एच एक्स इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाए? कैपिटल एच हो जाए। तो जब भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कौन? स्मॉल एक्स, तब इसके कलेक्शन को हम कहेंगे एन ऑफ एच, एच का नॉर्मलाइजर। क्वेश्चन देखते हैं, दर्शाइए कि एन ऑफ एच जो है नॉर्मलाइजर ऑफ एच वो जी का एक उपसमूह होता है, जी का एक सब ग्रुप होता है। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या जानते हैं? एन ऑफ एच का जो डेफिनेशन से इट इज अ कलेक्शन ऑफ एक्स जो कि बिलोंग करता है कैपिटल जी में, सच दैट जहां पर x इंटू एच इक्वल टू एच एक्स होता है। या एन ऑफ एच को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच। अब हम क्या दर्शाएंगे कि एन ऑफ एच जो है वो जी का उपसमूह है। उपसमूह दर्शाने के लिए हमको ये प्रूव करना पड़ेगा। उपसमूह की जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर एन ऑफ एच को उपसमूह बताना है तो दो एलिमेंट लेंगे एक्स वाई जो कि बिलोंग करता है एन ऑफ एच में, और हमको ये इंप्लाई कराना होगा कि एक्स इंटू वाई इनवर्स ये भी बिलोंग करता है एन ऑफ एच में। अगर हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर दे तो एन ऑफ एच जो है एच का नॉर्मलाइजर वो क्या हो जाएगा? उपसमूह हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। तो मान लेते हैं एक्स वाई बिलोंग करता है किसमें? एन ऑफ एच में। तो एक्स वाई जब एन ऑफ एच में बिलोंग करता है तो जो भी एन ऑफ एच में बिलोंग करता है, जो भी इसका एलिमेंट होता है वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब अगर एक्स बिलोंग करता है एन ऑफ एच में तो एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच। और अगर अब वाई बिलोंग करता है एन ऑफ एच में तो क्या हो जाएगा? वाई एच वाई इनवर्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एच के इक्वल हो जाएगा। अब इंप्लाइज करके हम क्या लिखते हैं? यहां पर देखिए ये जो h है, यहां पर h के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? y h y इनवर्स या y इनवर्स h y रख सकते हैं। तो यहां पर h के जगह हमने रखा y इनवर्स h y, x y इनवर्स को एक ब्रैकेट में, y x इनवर्स को एक ब्रैकेट में। अब y x इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। ये जो है a b का इनवर्स क्या होता है? b इनवर्स a इनवर्स। तो यहां पर y x इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? x y इनवर्स का होल इनवर्स, ताकि जब इसको वापस सॉल्व करें तो y x का इनवर्स आ जाए। अब x y इनवर्स h x y इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू h, ये क्या दर्शाता है? क्योंकि n ऑफ h के डेफिनेशन में हमने देखा था कि जैसे ये x h x का इनवर्स इक्वल टू x h होता था तो x बिलोंग करता था n ऑफ h में। यहां पर क्या है? x y इनवर्स ये वाली वैल्यू है ये h और इसका इनवर्स ये इक्वल है किसके? h के। तो ये x y इनवर्स किस में बिलोंग कर जाएगा? n ऑफ h में। हमने लिया था कि एक्स वाई बिलोंग करता है एन ऑफ एच में, और क्या प्रूव कर दिया? एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करता है एन ऑफ एच में। अतः एन ऑफ एच क्या हो जाएगा? जी का उपसमूह हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। ये प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, तृतीय सिलो प्रमेय, थर्ड साइलोस थ्योरम। कोई कैपिटल जी समूह में जो पी सिलो उपसमूहों की संख्या होती है, जहां पी कोई प्राइम नंबर है, पी सिलो उपसमूहों की संख्या एक दिए गए अभाज्य संख्या p के लिए 1 प्लस kp के प्रारूप में होती है। मतलब नंबर ऑफ पी सिलो सब ग्रुप इन ग्रुप G इज इन द फॉर्म ऑफ 1 प्लस kp वेयर p इज द प्राइम नंबर। प्रूफ देखते हैं। मान लेते हैं कैपिटल P जो है वो G का एक p सिलो उपसमूह है तथा ऑर्डर ऑफ P हम मान लेते हैं p टू द पावर n। हम क्या जानते हैं? वी नो दैट G इक्वल टू हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ p x p। ऑर्डर ऑफ जी लगाएंगे, यहां पर यूनियन समेशन में चेंज हो जाएगा ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी क्या होता है? ऑर्डर ऑफ पी इंटू ऑर्डर ऑफ पी अपॉन ऑर्डर ऑफ पी इंटरसेक्शन एक्स पी एक्स इनवर्स। फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे? ऑर्डर ऑफ पी की जगह पी टू द पावर एन, पी टू द पावर एन हमने रख दिया, पी टू द पावर 2n आ गया और ये वैल्यू आ गई। अब यदि p ये जो p इंटरसेक्शन एक्स पी एक्स इनवर्स अगर ये नॉट इक्वल है p के, तो अगर ये इक्वल होता पी के तो पी का जो ऑर्डर होता वही इसका ऑर्डर हो जाता, दैट मींस पी टू द पावर एन। लेकिन अब अगर ये पी के इक्वल नहीं है तो ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी इनवर्स को पी टू द पावर एन के इक्वल ले नहीं सकते, तो इसको हम मान लेते हैं पी टू द पावर एम के, जहां एम जो है वो लेस देन है किससे? एन से। अब देयरफॉर यहां पर ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी क्या हो जाएगा? इक्वल टू, ये तो पी टू द पावर 2n हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? पी टू द पावर एम, यहां पर रख देंगे, ये हो जाएगा पी टू द पावर 2n माइनस एम। सिंस
n+1 जो होता है वो हमेशा लेस और इक्वल होता है 2n माइनस एम के। यहाँ पर n और m की आप वैल्यू रख कर देख सकते हैं। m की वैल्यू ऐसा लेना है जो n से लेस देन हो, और जब भी हम इसमें रखेंगे हर बार ये जो इनइक्वालिटी है n+1 लेस और इक्वल होगा 2n माइनस एम से। मतलब अगर p टू द पावर n+1 जो होगा, अभी चूंकि इससे लेस देन है इसलिए ये जो है ये डिवाइड करेगा ये p टू द पावर 2n माइनस एम को। ये p टू द पावर n+1 ये डिवाइड करेगा, ये किसका ऑर्डर है, ये ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ pxp, ऑर्डर ऑफ pxp को डिवाइड करेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिंस चूंकि हमने क्या लिया है p इंटरसेक्शन xp इनवर्स xp x इनवर्स नॉट इक्वल है p के, तो जब इसका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल है p के, दैट मींस xp x इनवर्स जो होगा वो भी नॉट इक्वल होगा p के, तो x इनवर्स इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा xp नॉट इक्वल है px के। मतलब xp नॉट इक्वल है px के। अगर xp इक्वल टू px होता तो x जो है p के नॉर्मलाइजर में बिलोंग कर जाता। अब यहाँ पर नॉट इक्वल है, दैट मींस x नॉट बिलोंग्स टू np। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अतः जब x नॉट बिलोंग करता है n ऑफ p में, तब अभी हमने क्या देखा, p टू द पावर n+1 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ pxp को। अब यदि x बिलोंग करेगा np में तब क्या होगा, तब xp इक्वल टू px इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। दोनों साइड लेफ्ट साइड से p हमने मल्टीप्लाई कर दिया, p इंटू p, सिंस h इंटू h इक्वल टू h होता है सब ग्रुप के लिए, तो p इंटू p हो जाएगा, p हो जाएगा। दोनों साइड हमने ऑर्डर लगा दिया। ऑर्डर ऑफ px की वैल्यू वी नो दैट ऑर्डर ऑफ p के इक्वल होती है, और ऑर्डर ऑफ p हमने क्या माना है, p टू द पावर n। दैट मींस ऑर्डर ऑफ pxp की वैल्यू क्या आ गई, p टू द पावर n। अतः जब हमने x बिलोंग्स टू n ऑफ p मानकर चलते हैं तो ऑर्डर ऑफ pxp की वैल्यू क्या आती है, p टू द पावर n आती है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण 1 से ऑर्डर ऑफ g की वैल्यू समीकरण 1 में ये था समेशन ऑर्डर ऑफ pxp। अब इसको दो भाग में हम डिवाइड कर लेते हैं, एक इसका ऑर्डर जब x बिलोंग करता है n ऑफ p में, और एक इसका ऑर्डर जब x बिलोंग नहीं करता है n ऑफ p में। तो जब x बिलोंग करता है n ऑफ p में तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर देखिए, जब x बिलोंग करता है n ऑफ p में तो ये किसके ऑर्डर के बराबर हो जाता है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ n ऑफ p के बराबर हो जाएगा। और जब बिलोंग नहीं करता उसके लिए हमने उसे एज इट इज रख दिया। देखिए x बिलोंग करेगा n ऑफ p में तब उसका ऑर्डर लेंगे, फिर दूसरा एलिमेंट बिलोंग करेगा n ऑफ p में फिर ऑर्डर लेंगे, तो जितने एलिमेंट n ऑफ p में होंगे उतने हमको ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये ऑर्डर ऑफ n ऑफ p के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब जब x बिलोंग नहीं करता है n ऑफ p में तब हमने देखा p टू द पावर n+1 इसको डिवाइड करता है, मतलब इसके समेशन को भी वो डिवाइड करेगा। तो इसकी वैल्यू जब चूंकि p टू द पावर n+1 इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जो वैल्यू होगी p टू द पावर n+1 इंटू म्यू, जहां म्यू क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा। समीकरण 5 से, समीकरण 5 में ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू ऑर्डर ऑफ np प्लस ये वाली जो वैल्यू है इसके जगह हमने ये पुट कर दिया, ऑर्डर ऑफ np से हमने डिवाइड कर दिया, यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर ये ऐसा आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। सिंस हम क्या जानते हैं कि n ऑफ p जो होता है, जो p का नॉर्मलाइजर होता है, वो हमेशा g का एक उपसमूह होता है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ g बाय ऑर्डर ऑफ np। अब यहां पर देखेंगे ऑर्डर ऑफ g बाय ऑर्डर np जो है ये तो 1 पूर्णांक है, इंटीजर है, और यहां पर np जो है g का एक उपसमूह है, मतलब ऑर्डर ऑफ np ऑर्डर ऑफ g को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। दैट मींस ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। अब ये पूर्णांक है और इक्वल के ये है, और 1 ऑलरेडी पूर्णांक है, इंटीजर है ही। जब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर है तो इक्वल के राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ये ऑलरेडी इंटीजर है तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, पूर्णांक इंटीजर होगी। तो इसको मान लेते हैं स्मॉल r, जो कि एक पूर्णांक है, जो कि इंटीजर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब सिंस चूंकि p जो होता है n ऑफ p का एक उपसमूह होता है, एक सब ग्रुप होता है, एक प्रॉपर्टी है, देयरफॉर तो लैग्रांजेस थ्योरम कहता है कि कोई भी सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो अपने ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अगर p इसका उपसमूह है तो इसका ऑर्डर जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ n ऑफ p को। इसका ऑर्डर क्या है, p टू द पावर n है, जो इसको डिवाइड करेगा। तो ये अगर डिवाइड कर रहा है इसको, तो ये वैल्यू क्या होगी, p टू द पावर n इंटू t के फॉर्म में होगी। जैसे कि 3 डिवाइड करता है 6 को, तो 6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू कोई 2 लिख सकते हैं, जहां t कोई पूर्णांक है, कोई इंटीजर है। अब इक्वेशन नंबर 7 में, इक्वेशन 7 में हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर ऑफ np था उसके जगह पर p टू द पावर n इंटू t रख देंगे। अब ये हो जाएगा p म्यू अपॉन t इक्वल टू r, r इक्वल टू हो जाएगा म्यू बाई t इंटू p। म्यू और t के जो इसको है उसको हमने मान लेते हैं स्मॉल के, r इक्वल टू के पी। अब इक्वेशन 6 और 7 में, इक्वेशन 6 में था इतना इक्वल टू 1 प्लस r, और 7 में इतना इक्वल टू 1 प्लस
वहां पर हम इसको रख देंगे, आर की जगह पर केपी को रख देंगे। केपी को रखने पर क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एनपी इक्वल टू 1 प्लस केपी। और ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एनपी मतलब ये पी सिलो उपसमूहों की संख्या को डिनोट करता है। तो जी में पी सिलो उपसमूह की संख्या ये किस प्रारूप में आ गई, 1 प्लस केपी के प्रारूप में आ गई। यही जो है थर्ड साइलो थ्योरम है और ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब नोट करके लिखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। पहला, यदि कोई कैपिटल पी जो है समूह जी का एकमात्र पी सिलो उपसमूह है, ओनली वन पी शैलो सब ग्रुप है अगर कैपिटल पी, तो डेफिनेटली वो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा और इसके विलोमतः इसका कन्वर्स वाइस वर्सा भी क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब कैपिटल पी अगर जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो एकमात्र पी सिलो उपसमूह होगा, इसको ये रिमेंबर। सेकंड, मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ जी जो है उसको पी इंटू क्यू के फॉर्म में अगर लिख सके, जहां पी और क्यू भिन्न भिन्न डिफरेंट प्राइम नंबर्स है और पी जो है लेस देन है क्यू के, और पी जो है वो डिवाइड नहीं करता, नॉट डिवाइड क्यू माइनस 1 को, तब जी जो है वो साइक्लिक ग्रुप होता है, चक्रीय समूह होता है। एग्जाम्पल, बतौर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी मान लो 15 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, दोनों ही प्राइम नंबर है, 3 जो है लेस देन है 5 से, तो 3 जो है डिवाइड नहीं करता है 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4 को। इसका मतलब जो 15 ऑर्डर का जो कोई ग्रुप है वो क्या होगा, चक्रीय समूह होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नेट एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, यदि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 30 है तो हमको ये शो करना है कि जी में या तो 3 सिलो उपसमूह है या 5 सिलो उपसमूह जो है प्रसामान्य है, नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल कब होगा, इसके अनुसार से वो नॉर्मल तब होगा अगर वो एकमात्र पी सिलो उपसमूह होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ ऑर्डर ऑफ जी जो है वो 30 है, इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब थर्ड साइलो प्रमेय क्या कहता है, तृतीय सिलो प्रमेय ये कहता है 3 सिलो अगर उपसमूह हमको निकालना है तो 3 सिलो उपसमूह की जो संख्या होगी वो 1 प्लस 3k के फॉर्मेट में होगी, और ये जो 1 प्लस 3k जो है वो डिवाइड करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। मतलब अब 1 प्लस 3 को अगर हम लिए हैं तो 3 वाले को हटाकर जो बचे हैं 2 इंटू 5 उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 1 प्लस 3 के डिवाइड करेगा किसको, 10 को। अब k की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि जो आएगा वो वैल्यू 10 को क्या करे, डिवाइड करें। अगर हम k इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, k इक्वल टू 0 रखने पर यहाँ पर होगा 1 जो कि डिवाइड करता है किसको, 10 को, और 1 प्लस 3 इंटू 0 क्या है, 1 है। मतलब जब k इक्वल टू 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। 1 मतलब 3 सिलो उपसमूह की संख्या क्या आ गई, 1 आ गई। और k इक्वल टू अगर हम 3 रखते हैं, 3 रखेंगे, अगर k इक्वल टू 3 रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, जो कि डिवाइड करता है किसको, 10 को, ठीक है। और 1 प्लस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जब k इक्वल टू 0 रखते हैं तो केवल एक 3 सिलो उपसमूह रखता है, और जब भी कोई एक ही 3 सिलो उपसमूह रखेगा वो क्या होगा, जी में प्रसामान्य नॉर्मल होगा। और जब k इक्वल टू 3 रखते हैं तो यह 3 सिलो उपसमूह रखता है, जिसमें से प्रत्येक की कोटि क्या है, 3 है। तो अवयवों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, अवयवों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे, 10 सिलो उपसमूह है और कितना है, 3 सिलो, जिसकी कोटि 3 है, तो 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। माइनस, अब इसे माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, यहां पर इक्वेशन 1 में, चूंकि हम 3 सिलो उपसमूह देख रहे हैं तो 2 इंटू 5 दैट मीन्स 10 को हम क्या कर देंगे, यहां पर माइनस कर देंगे, तो ये 20 एलिमेंट्स इसमें होंगे, इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया है। अब हम 5 सिलो उपसमूह की संख्या देखते हैं तो तृतीय सिलो प्रमेय कहता है कि अगर 5 सिलो उपसमूह की संख्या है तो 1 प्लस 5 k डैश के फॉर्म में होगी, और ये जो 1 प्लस 5 k डैश जो है वो डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, यहाँ जो ऑर्डर ऑफ जी था 5 के लिए देख रहे हैं तो ये 2 इंटू 3 को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स 2 इंटू 3 मीन्स 6 को डिवाइड करेगा। अब k डैश की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 1 डिवाइड करेगा किसको, 6 को, मतलब सही है। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 5 k डैश की जगह हमने 0 रखा है तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखते हैं k डैश की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो 5 इंटू 1 प्लस 1 दैट मीन्स 6 आएगा, तो 6 डिवाइड करता है किसको, 6 को, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। और आगे हम रख नहीं सकते क्योंकि आगे वैल्यू रखेंगे तो वो डिवाइड नहीं करेगा। अब देखिए k डैश इक्वल टू 0 रहते हैं तो केवल एक ही सिलो उपसमूह मिलता है, 5 सिलो उपसमूह मिलता है वो केवल एक ही मिलता है।
अतः जब भी कोई सिलो उपसमूह जो है वो एक ही मिले, वन एंड ओनली वन, तो वो जी में क्या हो जाता है, प्रसामान्य नॉर्मल हो जाता है। अब अगर KDS इक्वल टू 1 लेते हैं तो 6 मिलता है, 6 सिलो उपसमूह मिलता है, जो कि 5 सिलो उपसमूह रखता है। हम चूंकि 5 के लिए देख रहे हैं इसलिए 5 सिलो उपसमूह कितने रखेंगे, वो 6 रखेंगे, और जिसमें प्रत्येक की कोटि क्या है, 5 है, तो इसमें अवयव कितने हो जाएंगे, एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 6 के साथ, 30 हो गया। माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, क्योंकि हम 5 सिलो उपसमूह के लिए देख रहे हैं तो 5 को हटा देंगे, क्या बचा 2 into 3, दैट मीन 6 को हम माइनस कर देंगे, यहां पर माइनस कर देंगे, क्या आ गया 24। अवयवों की कुल संख्या 24, पहले कितना आया था 20 आया था, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा 44। लेकिन जी का ऑर्डर कितना दिया हुआ 30 दिया हुआ है और आ रहा है 44, जो कि एक विरोध है, कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब या तो k इक्वल टू 0 होगा या तो k डैश इक्वल टू 0 होगा। अगर k इक्वल टू 0 होता है तो जी में 3 सिलो उपसमूह नॉर्मल सब ग्रुप है, प्रसामान्य है, और k डैश इक्वल टू 0 लेते हैं तो 5 सिलो उपसमूह प्रसामान्य है। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, दर्शाइए कि जो जी है वो कोटि 15 का एक प्रसामान्य उपसमूह रखता है। इसी क्वेश्चन का ही है ये कि जो कोटि जी जो है वो 15 कोटि का प्रसामान्य उपसमूह रखता है। तो मान लेते हैं कैपिटल H जो है वो 3 कोटि का एक 3 सिलो उपसमूह है, कैपिटल K जो है वो 5 कोटि का 5 सिलो उपसमूह है। सिंस H अगर उपसमूह है, K भी उपसमूह है, तो HK भी क्या होगा, जी का एक उपसमूह होता है, एक सब ग्रुप होता है। देयरफॉर इसलिए ऑर्डर ऑफ HK, इसका फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। ऑर्डर ऑफ H की वैल्यू चूंकि 3 कोटि है तो हमने यहाँ पर लिखा 3, ऑर्डर ऑफ K जो होगा 5। ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन क्या होगा, यहां देख लेते हैं रीजन में। ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K जो है कॉमन है H और K में, तो ये डिवाइड करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ H को। ऑर्डर ऑफ H क्या है, ऑर्डर ऑफ H जो है वो 3 है। अब ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K वो K के ऑर्डर को भी डिवाइड करेगा, जो कि क्या है 5 है। मतलब ये 3 को भी डिवाइड करता है, ये 5 को भी डिवाइड करता है। ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 और 5 को डिवाइड करे, तो क्लियर है कि वो क्या होगा, 1 होगा। मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, यहां पर इसके ऑर्डर को हमने लिखा 1, तो ऑर्डर ऑफ H के क्या आ गया 15 आ गया। अब HK का जी में जो सूचक होता है, इंडेक्स होता है, उसको हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ HK। HK का सूचक है तो ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ HK। ऑर्डर ऑफ जी क्या है, इस क्वेश्चन में 30 है, और ऑर्डर ऑफ HK क्या निकला 15, ये क्या आता है 2 आता है। और जब भी इंडेक्स जो है वो अगर 2 आ जाए, जो कि जी में p सिलो उपसमूह की संख्या है, तो HK जो होता है वो जी में प्रसामान्य उपसमूह रखता है, इट इज नॉर्मल सब ग्रुप, और उसकी कोटि क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ HK क्या है 15 है, तो ये 15 कोटि का एक नॉर्मल सब ग्रुप रखेगा। ये प्रूफ हो गया। ये होमवर्क है। यदि ऑर्डर ऑफ जी जो है 56 है तो प्रूफ करना है जी या तो 1 या 8 जो है 7 सिलो उपसमूह रखता है, ये प्रूफ करना है। दिस इज अ होमवर्क। एक डेफिनेशन देखते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट अनुलोम गुणनफल कहते हैं या सरल गुणनफल भी कहते हैं। यदि ए व बी जी में कोई दो उपसमूह है, उसके कोई दो सब ग्रुप है, तो ए क्रॉस बी को क्या कहेंगे, ए और बी का अनुलोम गुणनफल कहेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट कहेंगे। वह ए क्रॉस बी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ए बी, पेयर ए बी के फॉर्मेट में होता है, जहां ए बिलोंग करता है कैपिटल ए में व बी बिलोंग करता है कैपिटल बी में। अगर ए इक्वल टू 1 to 3 है, बी इक्वल टू 4 5 है, तो ए क्रॉस बी को इस प्रकार से पेयर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सेकंड डेफिनेशन, आंतरिक गुणनफल, आंतरिक अनुलोम गुणनफल, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट या आंतरिक सरल गुणनफल भी कहेंगे। इसमें क्या होगा, ए और बी अगर जी के दो सब ग्रुप्स हैं तो ए डॉट बी को ए और बी का आंतरिक अनुलोम गुणनफल कहते हैं, और ए डॉट बी को डिफाइन करते हैं कलेक्शन ऑफ ए डॉट बी वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अगर ए इक्वल टू 1 to 3 है, बी इक्वल टू 4 5 है, तो ए डॉट बी क्या होगा 1 into 4, 1 into 5, 2 into 4, 2 into 5 एंड सो ऑन। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा पेयर कॉमा पेयर के फॉर्म में आता है, इसमें डॉट हो जाता है। अभी क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं कैपिटल जी जो है वो n1 से लेकर nn का आंतरिक अनुलोम गुणनफल है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, वेयर n1 टू अप टू nn जो है जी के नॉर्मल सब ग्रुप है, प्रसामान्य उपसमूह है। तब सिद्ध क्या करना है, फर्स्ट वन ni इंटरसेक्शन nj जो है वो केवल आइडेंटिटी होगा i नॉट इक्वल टू j के लिए, और सेकंड है यदि a बिलोंग्स टू ni, b बिलोंग्स टू nj, तो a b इक्वल टू b एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए वेयर i नॉट इक्वल है j के। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो दिया गया है, क्या दिया है, जी जो है इनका आंतरिक अनुलोम गुणनफल है। आंतरिक अनुलोम गुणनफल की परिभाषा से जी इक्वल टू क्या होगा, n1 डॉट n2 डॉट अप टू nn। प्रूफ ऑफ 1 फर्स्ट को पहले हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करना है
एन आई इंटरसेक्शन एन जे इक्वल टू ई। उसके लिए हम मान लेते हैं इसमें कौन बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है एन आई इंटरसेक्शन एन जे में, तब एक्स बिलोंग करेगा एन आई में भी और एक्स बिलोंग करेगा एन जे में भी। सिंस एक्स बिलोंग करता है एन आई में तो हम एक्स को इस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से, एक्स इक्वल टू ई वन डॉट ई टू डॉट अप टू ई आई माइनस वन, एक्स को लिखा ई आई प्लस एन ई एन, जहां पर ये ई वन ई टू ये सब जो है आइडेंटिटी एलिमेंट को डिनोट करता है। अब सिंस x बिलोंग करता है एन ऑफ जे एन जे में तो हम x को लिख सकते हैं e1 इंटू ई टू इंटू ई जे माइनस वन एक्स ई जे प्लस वन ई एन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 का प्रयोग कर रहे हैं, e1 e2 ई आई माइनस वन एक्स ई आई प्लस वन, ये हमने लिखा। अब हमको जाना है ई एन तक हम बीच में क्या आएगा, ई जे माइनस वन का भी टर्म आएगा, ई जे का भी टर्म आएगा, ई जे प्लस वन का भी टर्म आएगा, ई एन तक चला गया, ये वैल्यू एक्स के लिए। अब इधर देखते हैं ई वन ई टू ई आई माइनस वन ई आई प्लस वन है, ये आगे जाएगा, ई जे माइनस वन मिलेगा, एक्स मिलेगा, ई जे प्लस वन मिलेगा और ई एन मिलेगा। अब देखेंगे, अब क्या देखते हैं, यहां पर जे माइनस वन है, जे प्लस वन है, बीच में क्या है, ईजे है। यहाँ ईजे माइनस वन है, ईजे प्लस वन है, बीच में क्या है, एक्स है, तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ईजे के इक्वल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ईजे। इधर से देखते हैं, ई आई माइनस वन है, ई आई प्लस वन है, बीच में क्या है, एक्स है। यहाँ ई आई माइनस वन है, ई आई प्लस वन है, बीच में क्या है, ई आई, तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ई आई के। एक्स ई आई के इक्वल है, एक्स ईजे के इक्वल है, मतलब एक्स किसके इक्वल है, आइडेंटिटी ई के इक्वल है। और x को हमने क्या माना था, x जो है बिलोंग करते हैं एन आई इंटरसेक्शन एन जे में, और x की वैल्यू क्या आ गई, e आ गई, मतलब इसमें कौन बिलोंग कर गया, ये किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी e के इक्वल हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। प्रूफ ऑफ 2, सेकंड प्रूफ देखते हैं। मान लेते हैं a बिलोंग करता है एन आई में, b बिलोंग करता है एन जे में, जहां i नॉट इक्वल है j के। अब देखिए a बिलोंग कर रहा है एन आई में, एन आई किसका सब ग्रुप है, g का, तो a किसमें बिलोंग कर जाएगा, g में। सिंस अब एनजे जो है वो जी का प्रसामान्य उपसमूह है, नॉर्मल सब ग्रुप है। अब देखिए देयरफॉर अगर ए बिलोंग करता है जी में और यहाँ पर बी बिलोंग करता है एनजे में, तो प्रसामान्य उपसमूह के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, ए बी ए इनवर्स, ये किसमें बिलोंग कर जाएगा, एनजे में। सिंस एनजे जो है वो जी का एक उपसमूह है, उपसमूह भी है, प्रसामान्य उपसमूह मतलब उपसमूह है ही, तो उपसमूह का डेफिनेशन क्या कहता है, देयरफॉर ए बी ए इनवर्स किस में बिलोंग किया है, पहले तो एनजे में बिलोंग कर रहा है, और बी किस में बिलोंग करता है, यहाँ से एनजे में बिलोंग करता है, तो उपसमूह का डेफिनेशन से इन दोनों का प्रोडक्ट भी, इनका ये जो प्रोडक्ट भी किस में बिलोंग करेगा, एनजे में बिलोंग करेगा। आगे इसी प्रकार ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स को किस में बिलोंग करा सकते हैं, एन आई में, जैसे एनजे में बिलोंग हुआ वैसे एन आई में, तो ये एलिमेंट किस में चला जाएगा, दोनों की इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन में चला गया। अब समीकरण 3 से, इक्वेशन 3 में ये क्या है, एन आई इंटरसेक्शन एन जे की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी आ गई। ए इनवर्स बी इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, बी ए का होल इनवर्स लिखते हैं, इक्वल टू ई, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। ये हो गया प्रूव्ड। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी कोई समूह है और जी जो है n1 n2 nn का क्या है, आंतरिक सरल गुणनफल है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, और t जो है वो n1 क्रॉस n2 क्रॉस अप टू nn है। हमको ये दर्शाना है कि ये g और ये t ये दोनों तुल्यकारी है, दोनों आइसोमॉर्फिक है। तो सबसे पहले g क्या है, आंतरिक सरल गुणनफल है इनका, तो हमने लिख लिया g n1 डॉट n2 डॉट nn, और t क्या है उसको लिख दिया। अब चूंकि तुल्यकारी बताना है तो एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, फंक्शन कहां से कहां, जी से टी में। किस प्रकार डिफाइन करते हैं, इस प्रकार डिफाइन करेंगे कि एफ जो है वो जी के एलिमेंट में ऑपरेट होगा और टी का एलिमेंट देता है। जी का एलिमेंट किस प्रकार से होगा, यहाँ पर n1 डॉट n2 डॉट nn के प्रकार का होगा, और टी का एलिमेंट किस प्रकार से होगा, चूंकि क्रॉस है इसलिए n1 n2 अप टू nn होगा। तो इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया एफ ऑफ n1 डॉट nn को n1 n2 nn से, जहाँ n1 बिलोंग करता है कैपिटल n1 में, n2 बिलोंग करता है कैपिटल n2 में, और nn बिलोंग करता है कैपिटल nn में। अब चूंकि हमको आइसोमॉर्फिक बताना है, मतलब 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कराना होगा। फर्स्ट एफ इज 1 1 एकाकी, बॉक्स में लिख लेंगे। क्या प्रूफ करेंगे, एकाकी लिखे कि ये प्रूफ करना है कि एफ ऑफ n1 डॉट n2 डॉट nn इक्वल टू एफ ऑफ कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं n1 डैश डॉट n2 डैश डॉट अप टू nn डैश, ये अगर इक्वल मानकर चलेंगे तो इंप्लाइज होना चाहिए कि ये जो एलिमेंट है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल हो जाए।
मान लेते हैं, माना एफ ऑफ ये इक्वल टू एफ ऑफ ये मान लिए। जब एफ इसमें ऑपरेट होगा, हमने क्या डेफिनेशन किया है, डॉट जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉमा में। डॉट चेंज हो गया कॉमा में, यहाँ भी डॉट चेंज हो गया कॉमा में, तो n1 इक्वल हो जाएगा इसके n2 डैश nn डैश। तो n1 डॉट n2 डॉट nn कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिए, राइट हैंड साइड को भी डॉट कर दिए। तो ये माना था और ये आ गया, मतलब एफ एक ही है। एफ आच्छादक है, प्रूफ करना ऑन टू है। ऑन टू के लिए चूंकि हमको इतना ही प्रूफ बताना है कि प्रत्येक ये जो एलिमेंट है जो सेकंड सेट में बिलोंग करता है, मतलब जो कोडोमेन टी में बिलोंग करता है, उसके लिए एलिमेंट जी में इस प्रकार है कि एफ ऑफ जब ऑपरेट करेंगे तो वही मिले। मतलब n1 n2 जो टी में बिलोंग करता है उसके लिए n1 डॉट n2 डॉट nn जी में है, इस प्रकार कि जब हम f ऑपरेट करते हैं इसमें तो इसका एलिमेंट मिल जाता है, इसलिए f आच्छादक। ऐसे ही प्रूफ हो गया ये। थर्ड पॉइंट, f होमोमॉर्फिज्म है, समाकारिता है। इसके लिए क्या प्रूफ करेंगे, f ऑफ दो एलिमेंट लेंगे, ये x और ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x डॉट f ऑफ y। तो मान लेते हैं f ऑफ x इंटू y, क्योंकि n1 डैश को एक साथ, डॉट n2 डैश को एक साथ, ऐसे ही nn डैश को एक साथ। जब इसमें ऑपरेट करेंगे, क्योंकि ये एक एलिमेंट है डॉट, दूसरा एलिमेंट डॉट, ये तो डॉट किस में चेंज हो जाता है, कॉमा में चेंज हो जाता है, जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, n1 n2 nn अलग कर लिए, बीच में डॉट लगा है, डॉट लगा दिए, n1 डैश n2 डैश nn डैश। अब ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, f ऑफ n1 डॉट n2 हो जाएगा, n1 ये वाला क्या हो जाएगा, f ऑफ n1 डैश डॉट n2 डैश। तो f ऑफ x y क्या आ गया, f ऑफ x f ऑफ y, f क्या हो गया, समाकारिता हो गया, होमोमॉर्फिज्म। 1 प्रूफ किए, ऑन टू प्रूफ किए, होमोमॉर्फिज्म प्रूफ किए, तो ये आइसोमॉर्फिज्म तुल्यकारिता हो जाएगा। और फंक्शन किसके किसके बीच था, g व t के बीच, इसलिए g और t क्या हो जाएंगे, आपस में तुल्यकारी, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। अब एक होमवर्क गिफ्ट है, क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि कैपिटल G जो है वो प्रसामान्य उपसमूह नॉर्मल सबग्रुप्स n1 n2 nn का क्या है, आंतरिक सरल गुणनफल है, इफ एंड ओनली इफ, यदि व केवल यदि इन दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्योंकि यदि और केवल यदि है, इसलिए आपको दो पार्ट में इसको प्रूफ करना है। पहला ये मानेंगे कि n1 से nn का आंतरिक सरल गुणनफल है और इन दोनों को प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट में क्या मानेंगे कि ये मानकर चलेंगे और प्रूफ क्या करेंगे, जो है इनका